गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग बहुत अच्छा होंगे। और आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इस साल तो आप लोगों का काफ़ी समय मिला हुआ है और आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और जितना वक्त आप लोगों को मिला हुआ है उन सारे वक्त का सही इस्तेमाल करें। तैयारी आप लोग बहुत जम के करें। कुछ बच्चों का एक टॉपिक छूट गया था जिसका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। कुछ हमारे बच्चे जो किसी कारणवश लेट से क्लास को ज्वाइन किए या फिर उनको मालूम नहीं था, वो आए क्लास लेकिन कुछ 2-4 दिन के बाद उनको किसी कारणवश वो क्लास छोड़ दिए, बंक कर दिए। तो या कुछ ऐसे बच्चे जिनको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आ रहा हूँ सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। सो गाइज़ कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आप लोगों के पूरे इंग्लिश ग्रामर का बेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ दो ही चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले सोचना होगा, और वो है सब्जेक्ट और वर्ब। जब आप सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बारे में आप सोचते हैं तभी एक सेंटेंस का निर्माण कर पाते हैं, अन्यथा आप सेंटेंस नहीं बना पाइएगा। सो गाइज हेडिंग दीजिए, जल्दी से कॉपी निकालिए और कॉपी पर हेडिंग दीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट। गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य को करता है। वर्ब का मतलब वाक्य में जो कार्य होता है उस कार्य को ही क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। यानी कि कुल मिला के इस टॉपिक का नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम लोगों को इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में सहमति कैसे कराया जाता है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट कैसे करा दिया जाए। गाइज लड़का वाला और लड़की वाला दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट कैसे होता है? बीच में एक बिचवान होता है जिसको हम लोग अपने भाषा में अगुआ के नाम से जानते हैं। जो अगुआ होते हैं वो एक लड़की साइड के बारे में भी जानते हैं, लड़का साइड के बारे में भी जानते हैं। और वो अगुआ जो है वो दोनों को मिलाता है। जैसे मान लीजिए मैं हो गया एक थर्ड पर्सन, मैं जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ और इनको भी जानता हूँ। मतलब लड़की वाले को भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, लड़का वाला को भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि भैया हमार लड़कवा जौन बा अब शादी के लायक हो गई बा। अरे हाँ एगो लड़की बिया, फलाना के घर में एगो लड़की बिया, कहा तो बात चलाई। तो इस प्रकार से वो आदमी किस चीज़ का काम कर रहा है? अगुआ का काम कर रहा है। यानी कि अब लड़का और लड़की वालों के बीच में क्या करवाएगा? एग्रीमेंट करवाएगा, सहमति करवाएगा। उसी प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब एग्रीमेंट होता है, लड़का लड़की वाला के घर में एग्रीमेंट हो जाता है तो बिया हो जाता है। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो क्या होता है? जब ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। क्या होता है? एक सेंटेंस का निर्माण होता है कि नहीं है? एक सेंटेंस के निर्माण के लिए इन दोनों के बीच में सहमति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समस्या ये है कि दोनों के बीच में सहमति होगा कैसे? तो दोनों के बीच में सहमति होने से पहले, ये तो कैसे होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोनों के बीच में सहमति होने से पहले मैं आपको दोनों के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। जब तक आप सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में अच्छे से समझिएगा नहीं, तब तक आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट नहीं करा पाइएगा, सहमति नहीं करा पाइएगा। और जब तक सहमति नहीं होगा तो फिर अंग्रेजी का सेंटेंस नहीं बना पाइएगा। तो फिर जब अंग्रेजी का आप सेंटेंस नहीं बना पाइएगा तो फिर अंग्रेजी नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि अंग्रेजी सीखने का मतलब है कि अंग्रेजी के सेंटेंस को बनाने आना चाहिए। जिस लड़का को अंग्रेजी का सेंटेंस ही नहीं बनाने आ रहा है, बताइए वो लड़का अंग्रेजी कैसे सीखेगा? बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का वैसे हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट का वैसे तो हिंदी होता है कर्ता।
वाक्य में जो किसी कार्य को करता है, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं डूअर। डूअर का मतलब होता है करने वाला, करने वाला, यही होता है हमारा सब्जेक्ट। जो वाक्य का डूअर होता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। ये हमेशा लिविंग को दर्शाता है, लिविंग सब्जेक्ट को दर्शाता है। ये हमेशा किस प्रकार के सब्जेक्ट को दर्शाता है? लिविंग सब्जेक्ट को दर्शाता है। कोई किसी कार्य को किसी भी कार्य को कौन कर सकता है? जो सजीव होगा वही करेगा। निर्जीव किसी कार्य को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। यानी कि जो सजीव होगा वही किसी कार्य को कर सकता है। यानी कि जो सब्जेक्ट यहाँ आप देखिए दो तरह का होता है, एक लिविंग सब्जेक्ट। तो लिविंग सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। जो लिविंग सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है, वही करने वाला होता है। और इसको पहचानने का एक ट्रिक होता है। लिविंग सब्जेक्ट को पहचानने का ट्रिक होता है हु लगा करके हम लोग लिविंग सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। किसी भी वाक्य में अगर लिविंग सब्जेक्ट को पहचानना है तो हु लगा करके आप लिविंग सब्जेक्ट, सजीव सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल, माथुर सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? माथुर सर। हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब होता है कौन। यानी कि आपको सब्जेक्ट अगर बाहर निकालना है तो इस ससुरा बहुत बड़का चीज़ नहीं है, बहुत बड़का तोप नहीं है। ये एकदम बहुत आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको हु लगाना है, कौन लगाना है। कौन लगा के बीन बजाइए, देखिए सब्जेक्ट नाम का सांप अपने आप आके गोदी में गिर जाएगा। याद रखिएगा, किसका बीन बजाना है? हु का बीन बजाना है। अब जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल गया, मान लीजिए आपको मिल गया यहाँ पे राम खेलता है, राम खेलता है। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन खेलता है? हु लगाइए ना, हु माने क्या होता है? कौन। कौन लगाइए, कौन खेलता है? राम खेलता है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राम यहाँ पे आपको सब्जेक्ट हो गया। अब जब आप इसका ट्रांसलेशन बनाइएगा तो यहाँ लिखिएगा राम, लिखिएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। अब आपको यहाँ पे वर्ब लगाना है। अब यही तो कॉम्बिनेशन है, यही तो एग्रीमेंट है। इसी को तो समझना है कि अगर सब्जेक्ट राम होगा तो वर्ब क्या होगा। यही तो मेन है, यही समझना है। खैर, बहरहाल इसको हम बाद में बताएंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि लिविंग सब्जेक्ट तो हम लोग हु लगा के पहचान लिए, लेकिन नॉन लिविंग सब्जेक्ट को हम लोग क्या लगा के पहचानेंगे? तो नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए व्हाट होता है, व्हाट लगा के पहचानेंगे। व्हाट का मीन्स, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब होता है क्या। यानी कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट को पहचानना है तो आपको व्हाट लगाना होगा, और लिविंग सब्जेक्ट को पहचानना है तो आपको हु लगाना होगा। अब हु का तो एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन नॉन लिविंग का एग्जाम्पल, व्हाट वाला एग्जाम्पल, जैसे दूध फट गया। अब दूध फट गया, क्या फट गया? दूध फट गया। तो अब दूध फट गया में जो दूध है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूध फट गया में दूध किस चीज़ का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पर दूध फट गया, अब यहाँ हु लगाएगा तो मिलेगा ही नहीं। कौन फट गया? कौन फट गया, ऐसा हो सकता है क्या? कौन फट गया? दूध लिविंग है क्या? नहीं। कौन फट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या फट गया? क्या फट गया? तो दूध फट गया। तो दूध फट गया, क्या लगने से हमको नॉन लिविंग सब्जेक्ट मिलता है, और हु लगने से, कौन लगने से हमको लिविंग सब्जेक्ट मिलता है। ये बात याद रखिएगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा बोर्ड बहुत ज़्यादा भर गया है, आगे पढ़ाना है मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ओके गाइज, जल्दी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं कि किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, ये तो आपको मालूम चल गया कि हु से पहचाना जा सकता है और व्हाट से पहचाना जा सकता है। हु से किस प्रकार का सब्जेक्ट आप पहचान सकते हैं? लिविंग सब्जेक्ट। और व्हाट से किस प्रकार का सब्जेक्ट आप पहचान सकते हैं? नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो एक नोट लिख सकते हैं। लिखिए, किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है।
किसी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। बात समझिएगा, बात को समझिएगा आप लोग। किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इन बातों को आपको ध्यान देना है। तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब आते हैं हम लोग वर्ब पे। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य, कार्य का मतलब होता है वर्क, और वर्क का मतलब होता है एक्शन, और यही एक्शन आपका होता है वर्ब। बात को समझना है, ये जो वर्ब है एक्चुअली में ये दो तरह का होता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि एक्चुअली में ये जो वर्ब होता है ये कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे को कहते हैं हम लोग मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। अब इसमें हमको समझना क्या है? इसमें हमको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है और मेन वर्ब क्या क्या होता है, यही हमको समझना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, बोर्ड खाली हो चुका है, आगे चलते हैं। यानी कि वर्ब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो वर्ब है ये दो तरह का था। एक था हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना देख लिया जाए हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरह का होता है, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग नालायक कहते हैं, जो सिंगुलर में भी होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं, उनको हम लोग नालायक कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, इधर लिखते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इधर लिखते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फाइन। चलिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होता है? इज होता है, वाज होता है, हैज होता है और डज होता है। और प्लूरल में आर हो जाएगा, वर हो जाएगा, हैज का हैव हो जाएगा और डज का डू हो जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है, बस इसी को आपको रिमेंबर करना है, ये आपको याद करना है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सहायक क्रिया इज, वाज, हैज, डज, और प्लूरल सहायक क्रिया, प्लूरल का मतलब बहुवचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन। तो प्लूरल सहायक क्रिया आर, वर, हैव और डू होता है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसमें दो होता है उस ससुरा, एक नंबर का नालायक होता है, एक नंबर का नालायक होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम चल गया कि ये हो गया हमारा इज, वाज, हैज, डज, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया हमारा प्लूरल। ये दो गो ससुर के नाती है, दो गो, एक हैड और एक डिड। वैसे ये जो ससुरा वाला डायलॉग है हमारे खान सर बहुत ज़्यादा फेमस कर दिए हैं। हमको तो कभी कभी बड़ा डाउट होता है कि जब खान सर का शादी विवाह होगा और जब उनके ससुर जी कोई जो ससुर जी बनेंगे वो भी कहेंगे कि हमारा तो फेमस कर दिया है, शादी के पहले ही हमारा फेमस कर दिया है। इतने जितना खान सर नहीं फेमस है उतना खान सर के ससुरा फेमस है। वो भी वेटे कर रहे होंगे कि खान सर के ससुर कहाँ हैं भैया, खान सर के ससुरा कब आने वाले हैं। तो ये भी अपने आप में खान सर का अजूबा ही चीज़ है। तो आइए देखते हैं,
हैड और डिड, ये देखिए हैड जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, और डिड भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यानी कि हैड और डिड का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये था हेल्पिंग वर्ब। अब थोड़ा आइए आपको लेके चलते हैं मेन वर्ब पे। लिख लिए आप लोग? नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम आपको लेके चलने वाले हैं मेन वर्ब पे। अब आपको हम लेके चलेंगे मेन वर्ब पे। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं मुख्य क्रिया की ओर, मेन वर्ब की ओर। मेन वर्ब में भी आपका दो पार्ट, चूंकि मेन वर्ब का जो रूप होता है वो तो 5 होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। मेन वर्ब का जो रूप होता है वो तो 5 होता है, लेकिन हमको V2, V3 और V4 से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि हम सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमको सिंगुलर और प्लूरल पे ही ज़्यादा फोकस करना है। क्यों, इसके बारे में बताएंगे थोड़ी देर में। अब मेन वर्ब को 2 पार्ट्स में बांट दिए, एक तरफ सिंगुलर मेन वर्ब और दूसरे तरफ प्लूरल मेन वर्ब, 2 पार्ट्स में बांट दिए। सिंगुलर मेन वर्ब क्या होता है? तो वर्ब का 5वां रूप, और प्लूरल मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। वर्ब के पहला रूप में जब एस या ईएस हम लोग जोड़ते हैं तो यही बनता है वर्ब का 5वां रूप, जिसको हम लोग सिंगुलर मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। और जो वर्ब का पहला रूप होता है V1, जैसे गो, कम, प्ले, ये सब हमारा प्लूरल मेन वर्ब के अंतर आता है। और यही अगर गो में ईएस जोड़ के गोज बना दिए तो ये हो गया वर्ब का 5वां रूप, जिसको हम लोग सिंगुलर मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। V1 प्लूरल मेन वर्ब होता है और V5 सिंगुलर मेन वर्ब होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा V1 सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो क्या बोलिएगा? प्लूरल। V5 सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो क्या बोलिएगा? सिंगुलर। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब ये मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल क्यों पढ़ा रहा था, मिटा दो इसको। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बच्चों, जल्दी ले लो। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप लोग ले लो जल्दी, बाद में फेयर पे उतार लेना। ओके फाइन, आइए देखते हैं हम लोग आगे। हम लोगों को आगे ये देखना है कि सर बार बार सिंगुलर और प्लूरल क्यों बता रहे थे, क्यों बार बार सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब कह रहे थे। तो एक इसका यूनिवर्सल रूल होता है, यूनिवर्सल रूल सहमति कराने का, यूनिवर्सल रूल ऑफ AGREEMENT, यूनिवर्सल रूल ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि सहमति कराने का एक यूनिवर्सल रूल होता है। और वो जो यूनिवर्सल रूल होता है वो क्या होता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वो यूनिवर्सल रूल क्या होता है? SSPP, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये याद रखिएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया कि सिंगुलर वर्ब क्या क्या हो सकता है, प्लूरल वर्ब क्या क्या हो सकता है। स्क्रीनशॉट अगर आप लिए होंगे तो आप बैक जा करके गैलरी में देख लीजिएगा, जब वीडियो ख़त्म होगा आप लोगों ने देखा होगा कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब स्क्रीनशॉट में क्या क्या सर लिखवाए हैं। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं मालूम है, बस मालूम करना भी नहीं है। बस इतना ही ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब वैसा सब्जेक्ट जिससे एक होने का बोध हो, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब वैसा सब्जेक्ट जिससे एक से ज़्यादा होने का बोध हो। बस यही आपको ध्यान में रखना है। एक से ज़्यादा होने का बोध हो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एक होने का बोध हो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। ये आपको याद रखना होगा। अगर ये याद है तो इस पर आधारित बहुत सारे रूल्स भरे पड़े हैं, वो सारे रूल्स आप लोगों को
मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। आज कुछ रूल्स का मैं डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ रूल्स का मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करा दूंगा। 2 वीडियो में ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को इससे संबंधित कुछ रूल्स बता रहा हूं। जैसे क्या लगता है यहाँ पर ही है, तो ही क्या लगता है, ही का मतलब होता है वह कितने लोगों को कहा जाता है, एक लोगों को। यानी कि एक लोगों को अगर आप कह रहे हैं, यानी कि यह सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। अब जब हमको मालूम चल गया कि ही सिंगुलर है, तो इसके बाद आने वाला जो यहाँ वर्ब होगा ये कैसा होना चाहिए। तो चूंकि रूल कहता है एस एस सिंगुलर के साथ सिंगुलर, यानी कि ही यहाँ सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब है इसको भी सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ गो होगा कि गोज, गो होगा कि गोज। गो और गोज में आपको भरना है। तो गो V1 है और गोज V5 है। स्क्रीनशॉट अभी थोड़ा देर पहले आप लिए होंगे, उसमें गैलरी में जाइए और जाके देख लीजिए। जो V5 होता है वो सिंगुलर होता है, जो V1 होता है वो प्लूरल होता है। तो ही के हिसाब से हमको सिंगुलर लेना था, तो सिंगुलर क्या होगा, गोज होगा। तो इसलिए सही उत्तर हो गया गोज, ही गोज। क्लियर है क्या? ओके फाइन, ही गोज। अगर ही के साथ आपको इज और आर में चुनना होगा तो क्या चुनिएगा? तो ही के साथ मुझे उम्मीद है कि ही के साथ आप इज ही सुनिएगा, क्योंकि इज सिंगुलर होता है और आर प्लूरल होता है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताता हूँ। आइए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। ये तो यूनिवर्सल रूल हो गया। अब इसके अंदर कम से कम 30-40 रूल है। इस यूनिवर्सल रूल के अंदर कम से कम रूल नंबर 1 से रूल नंबर 40 तक आपको रूल बताए जाएंगे, जिसमें आज मैं आपको रूल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल हो, क्या हो, अनकाउंटेबल। कैसा हो? यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता है। अब जिसको गिना ही नहीं जा सकता है, मान लीजिए हम गिन रहे हैं तब ना पता चल रहा है कि ये 1 चौक है, ये 2 चौक है। अब जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं उसको क्या पता चलेगा कि 1 है कि 2 है? उसको तो हम गिन ही नहीं पाएंगे। यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकता उसको अनकाउंटेबल कहते हैं, और जो अनकाउंटेबल होता है हमेशा सिंगुलर होता है। तो यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान में रखिएगा। यदि किसी वाक्य का अगर लिखना है तो आप लोग रिपीटेशन मोड में डाल करके स्लो करके लिख सकते हैं। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इस हिसाब से अगर मैं एग्जाम्पल पे बात करूं तो यहाँ अगर मैं बात करूं WATER वाटर की, तो मेरे को लगता है सारे लोगों को मालूम है कि पानी को आप लोग गिन नहीं सकते हैं, और जब पानी गिना नहीं जा सकता इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल हो गया इसका मतलब इसके साथ वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर। तो वाटर फिल इन द ब्लैंक्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। ऑप्शन आपके सामने है FREEZE फ्रीज या FREEZES फ्रीजेस। बताइए ए या बी? सही उत्तर अगर आप ए के साथ जाते हैं तो ए है फ्रीज जिसको V1 कहा जाता है, और बी है फ्रीजेस, इसमें एस या एस लगा हुआ है, इसको V5 कहा जाता है। और वर्ब का 5वां रूप सिंगुलर होता है और वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है। यानी कि वर्ब का 5वां रूप ये सिंगुलर हो गया, वर्ब का पहला रूप ये प्लूरल हो गया। अब पानी चूंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, तो अब हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब खोजेंगे। अब इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन है? तो इन दोनों में सिंगुलर वर्ब फ्रीजेज है, वर्ब का 5वां रूप। तो इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फ्रीजेज। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। फ्रीज का मतलब होता है जमना। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये रूल नंबर 1 समाप्त हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, डू फास्ट।
हाँ, वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है ना, तो अनकाउंटेबल के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं ना, और सिंगुलर वर्ब V1 होता है कि V5? V5 में जिसमें ए से इस लगा रहता है, तो हम वाटर के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब? सिंगुलर। दोनों में सिंगुलर कौन है? फ्रीजेज, तो इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। मिटा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला रूल नंबर हम लोग 2 पे बात करते हैं। रूल नंबर 2 हम लोगों का कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ALL ऑल हो जाता है तो वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट ऑल हो जाता है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए? तो बिना मजाक करते हुए, बिना शोरगुल करते हुए आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑल के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ से 2 रास्ता निकलता है। एक रास्ता जाता है ऑल इज़ वेल के तरफ और दूसरा रास्ता जाता है ऑल आर वेल के तरफ। अगर रास्ता जाता है ऑल इज़ वेल तो ये इज हो गया सिंगुलर, अगर रास्ता जाता है ऑल आर वेल तो आर हो गया ये प्लूरल। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। ऑल इज़ वेल भी सही है और ऑल आर वेल भी सही है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर को समझिएगा। ऑल इज़ वेल का मतलब हो गया सब कुछ ठीक है। ऑल इज़ वेल, ऑल का प्रयोग जब सिंगुलर के लिए करते हैं तो इसका मतलब होता है एवरीथिंग। एवरीथिंग का हिंदी हो गया सब कुछ। और अगर ऑल आर वेल का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऑल आर वेल, यानी कि ऑल का प्रयोग अगर प्लूरल के लिए करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एवरीबॉडी। इसका मतलब हो जाता है एवरीबॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं सब लोग। यानी कि ऑल का प्रयोग अगर हम एवरीबॉडी के लिए करते हैं तो प्लूरल, ऑल का प्रयोग अगर हम लोग एवरीथिंग के लिए करते हैं तो सिंगुलर। यानी कि ऑल का प्रयोग अगर सब लोग के लिए करेंगे तो प्लूरल, ऑल का प्रयोग अगर सब कुछ के लिए करेंगे तो सिंगुलर। जैसे ऑल इज वेल, ये सिंगुलर है। सिंगुलर किसके लिए होता है? सब कुछ के लिए। ऑल इज वेल इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल ये प्लूरल हो गया, यानी कि सब लोग ठीक है। तो दोनों सही है अपने अपने जगह पे। ऑल इज वेल सब कुछ ठीक है, ऑल आर वेल सब लोग ठीक हैं, यानी कि दोनों अपने जगह पे सही है। जब हमारे लोगों की बात होगी, जब हमारे घर परिवार के सदस्यों की बात होगी तो हम लोग ऑल आर वेल बोलेंगे, सब कुछ ठीक है। जब हमारे हाल समाचार होंगे, और बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना? जी जी हमारे लाइफ में अभी सब कुछ ठीक है, नहीं ऑल इज़ वेल। समझ में आया? इस प्रकार से हमारा ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी, दूसरा वाला रूल भी समाप्त हुआ। अब दूसरे वाले रूल पे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि एग्जाम्पल आ गया, देयर THERE देयर आर FIVE 5 cows, there are 5 cows at my home, मेरे घर में 5 गाय है। all not well, मेरे घर में 5 गाय है लेकिन सब ठीक नहीं है। अब A ऑप्शन में दिया है is, B ऑप्शन में दिया है are, C ऑप्शन में दिया है was और D ऑप्शन में दे दिया है हैज़। अब बताइए यहाँ पर मेरे घर में 5 गाय हैं, अब पांचों लोग ठीक नहीं है। पांचों लोग ठीक नहीं है कि मतलब अब सब लोग ठीक नहीं है कि सब कुछ ठीक नहीं है? सब लोग ठीक नहीं है, ये हो रहा है ना, सही सही बैठ रहा है। मेरे घर में 5 गाय हैं और सब लोग ठीक नहीं है, ऑल आर नॉट वेल, यहाँ सब लोग की बात हो रही है। और जब सब लोग की बात होती है तो हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं, और जब सब कुछ की बात होती है तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑल आर नॉट वेल, सब लोग ठीक नहीं हैं। जब हम लोग बात करेंगे 5 गाय के बारे में, यानी कि 5 गाय, ये काउंटेबल के बारे में बात हो रही है, यानी कि मेरे घर में 5 गाय है और सब लोग, मतलब सब लोग इन द सेंस कि पांचों गाय, सब गाय। अब ऑल आर क्यों? क्योंकि हम काउंटेबल के बारे में बात करें, इन गायों को हम लोग गिन ले रहे हैं। पांचों गाय जो हैं वो सही नहीं है, यानी कि ऑल आर नॉट
वेल। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, इसको उतारना है, उतार लीजिए। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो अगले वीडियो में हम लोग तीसरे रूल से हम लोग अब केवल रूल ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग, अगला जो वीडियो है हम लोगों का आधा घंटा का या 40 मिनट का वीडियो होगा। आधा घंटा से 40 मिनट के वीडियो में हम लोग 20 रूल हम लोग पढ़ जाएंगे, लगभग 20 रूल हम लोग पढ़ जाएंगे। अगले वीडियो तक आप लोग इंतज़ार करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया, और उम्मीद करते हैं कि आया होगा आप लोगों को समझ में। एक तरह से आप लोगों का ये रिवीजन भी हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ।